Good morning, students. Today we are going to discuss a very important topic, Young's double slit experiment and calculation of fringe width. This is the diagram of Young's double slit experiment. Here S is a source of monochromatic source of light and A and B are the two narrow slit. S is a source of light and A and B are the two narrow slits. Narrow slits मतलब बहुत नैरो होल कह सकते हैं हम इनको, नैरो होल. Light is emitted from monochromatic source S and it travels in the form of crust and trough in the medium. Here complete line represent crust and dotted line represent trough. तो एस से जो लाइट वेव्स इमिट हो रही हैं दे आर इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट. डार्क लाइन कंप्लीट लाइन रिप्रेजेंट्स क्रस्ट एंड डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट ट्रॉफ. So as a monochromatic source of light, here light waves emitted in the form of spherical wave front. When this spherical wave front reaches to A and B, then according to Huygens principle, every point on A and every point on B is a source of new disturbance, and secondary wavelets will emit from point A and also from B, and they travel in the medium and they superimpose on one another and produces the maxima and minima. At some points in the medium where crust of one wave falls on the crust of other wave. क्रस्ट का मतलब यहाँ पे क्या बताया था मैंने, कंप्लीट लाइन, जहाँ पे एक वेव का कंप्लीट लाइन दूसरे वेव के कंप्लीट लाइन से इंटरसेक्ट करेगा, मिलेगा, वहाँ पे क्या बनेगा, मैक्सिमम. व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव और ट्रॉफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रॉफ ऑफ अदर वेव. तो एक वेव का ट्रॉफ मतलब एक वेव का डॉटेड लाइन दूसरे वेव का डॉटेड लाइन का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी. वहाँ एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड एट दैट पॉइंट बिकम्स मैक्सिमम. और इस तरह के जितने भी पॉइंट मीडियम में मिलेंगे उन सब पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ले जाएं तो स्क्रीन जो है ना, स्क्रीन पे क्या होगा, एक मैक्सिमम इंटरफेरेंस आपको मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी. ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जो स्क्रीन रखी हुई है स्क्रीन पे मिलेंगी तो उस पॉइंट पे क्या होगा, ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलेंगी. और कुछ पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव, और यू मे से ट्रॉफ ऑफ वन वेव, क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रॉफ ऑफ अदर वेव और ट्रॉफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव. मतलब क्रस्ट और ट्रॉफ का जहाँ इंटरसेक्शन हो, क्रस्ट और ट्रॉफ जहाँ आपस में मिलें, मतलब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रॉफ पे, मतलब हम ये कह सकते हैं एक वेव का कंप्लीट लाइन जो लिया है और दूसरे वेव का इनकम्प्लीट डॉटेड लाइन यदि मैच करे, या फर्स्ट वेव का डॉटेड लाइन दूसरे वेव का कंप्लीट लाइन आपस में मैच करेगा, तो उन पॉइंट्स पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल reduced and it becomes minimum. Intensity also becomes minimum. When all these points are joined together, तो एक स्ट्रेट लाइन जो बनाएंगे स्क्रीन पे जो पहुंचेगी वहाँ पे क्या होगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी. तो देख रहे हैं आप, देखो सेंट्रल लाइन कौन सा, एस जो है ना, एस से स्ट्रेट लाइन जो कंप्लीट लाइन बनी है डार्क लाइन, ई पॉइंट मिला है स्क्रीन पे, और ई के सीध में देखेंगे आप जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन हुए हैं, ये तो दोनों कंप्लीट लाइन मिली हैं, ये दोनों डॉटेड लाइन का इंटरसेक्शन हुआ है, कंप्लीट लाइन का इंटरसेक्शन हुआ है, डॉटेड लाइन का इंटरसेक्शन हुआ है, मतलब ऑल दीज पॉइंट्स यदि ज्वाइन करते जाओगे स्क्रीन पे पहुँचोगे तो एक मैक्सिमम आपको मिलेगा. मतलब सेंट्रल लाइन इज ऑलवेज मैक्सिमम. सेंट्रल पॉइंट जो होगा स्क्रीन पे वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा, हम यहाँ कहेंगे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा. एंड ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल लाइन डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड. ई पॉइंट पर देखो ब्राइट है, फिर आइदर साइड का मतलब ऊपर जाएंगे डी पॉइंट देखें या नीचे जाएं एफ पॉइंट देखें, दोनों पे क्या है, डार्क है. फिर उसके ऊपर जाएंगे सी पॉइंट है, एक नीचे जाएंगे तो जी पॉइंट है, इन पे क्या मिलेगा आपको, ब्राइट मिलेगा. तो मतलब क्या है, अल्टरनेट साइड में किसकी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के आइदर साइड में अल्टरनेटली क्या होगा, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे. इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, बैंड्स बोल सकते हैं, डार्क बैंड,
ब्राइट बैंड, ये जो बैंड्स होते हैं, ब्राइट लाइन है जो आपकी, डार्क लाइन, इसको फ्रिंज बोलते हैं। तो डार्क एंड ब्राइट अल्टरनेटली आपको ये मिलते रहेंगे। तो दिस पैटर्न ऑन द स्क्रीन इज नॉन एज इंटरफेरेंस पैटर्न। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंस पैटर्न। इसकी कंप्लीट थ्योरी देखो आगे पूरा लिखा हुआ है, यहाँ से आप समझ लें। एक बार मैं क्विकली रिवाइज बोल देता हूँ यहाँ पे कि इन दिस एक्सपेरिमेंट एस इज ए नैरो स्लिट illuminated by a monochromatic source of light। मतलब एस को हम बोल सकते हैं एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। एट ए suitable डिस्टेंस अबाउट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम S1 देयर आर टू फाइन स्लिट्स A एंड B अबाउट 0.5 मीटर अपार्ट। मतलब एस जो सोर्स है, एस सोर्स से ए और बी जो है इक्वल डिस्टेंस पे दो स्लिट सोर्स ले लिए गए। When a screen is placed at a larger distance about 2 meter from the slits A and B, then क्या हुआ, alternate bright and dark fringes running parallel to the length of the slits appear on the screen. These are the interference fringes। इस तरह के पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये भी समझ लें एक बार क्या है। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल the monochromatic source of light illuminating the slit S sends out a spherical wave front। उन्हें बताया था कि S क्या है, S इज ए सोर्स ऑफ लाइट। कैसा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। S से जो वेव्स एमिट होंगी, हमें मालूम है लाइट क्या है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स नेचर, क्रस्ट एंड ट्रॉफ। और क्रस्ट एंड ट्रॉफ के फॉर्म में क्या होगा, S से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट होगा। और जब स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे मीडियम में ट्रैवल करेगा, व्हेन इट रीचेस टू द S1 एंड S2, जो सोर्सेज सिलेक्ट हो S1 S2, देन क्या होगा, S1 S2 के सारे पॉइंट क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल एक न्यू डिस्टर्बेंस के सोर्स होंगे। लेट द सॉलिड आर्क, अभी बताया था, लेट द सॉलिड आर्क रिप्रेजेंट द क्रस्ट एंड डॉटेड आर्क रिप्रेजेंट द ट्रॉफ। जो कंप्लीट लाइन ली है ना सॉलिड, वो क्रस्ट हो गया, और जो डॉटेड लाइन है वो ट्रॉफ हो गया। दीज वेव फ्रंट रीच द स्लिट ए एंड बी विच इन टर्न बिकम द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो जब ये सेकेंडरी वेवलेट वहाँ पे पहुँचेंगी, सेकेंडरी वेवलेट यहाँ से एमिट होंगी, ये सेकेंडरी वेवलेट एमिट होकर मीडियम में ट्रैवल करेंगी और सुपर इम्पोज करेंगी। सुपर इम्पोज करने के बाद क्या, द टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी विथ जीरो फेज डिफरेंस आर गिवन आउट बाई ए एंड बी। दीज वेव देन सुपर इम्पोज एंड प्रोड्यूसेस द इंटरफेरेंस पैटर्न। अभी बताया था कुछ पॉइंट पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम होगा, कुछ पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो बताया था दो डॉट्स जो बने हैं ना, डार्क पॉइंट, डॉट और क्रॉस दो लिया है। डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, मतलब जहाँ पे क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव, ऐसा कह सकते हैं ट्रॉफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रॉप ऑफ अदर वेव। तो वहाँ पे क्या हुआ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड हेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स मैक्सिमम एट दीज पोजीशंस। सिमिलरली जो क्रॉसेस बने हुए हैं, द क्रॉसेस साइन जो डायग्राम में बने हुए हैं, रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे क्या हुआ, वेयर क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रॉप ऑफ अदर वेव एंड वाइस वर्सा, मीन्स ट्रॉप ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव, देन द क्या हुआ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड हेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स मिनिमम एट दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम मिनिमा का कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होगा उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होगा। Thus we have bright fringes at C, E and G and dark fringes at D and F. These bright and dark fringes are placed alternately and hence they are equally spaced, equal distance पे रहते हैं। तो क्या हुआ कि सेंट्रल पॉइंट जो है ना आपका, ये ऑलवेज क्या है, सेंट्रल पॉइंट इज ऑलवेज ब्राइट एंड ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल पॉइंट डार्क फ्रिंजेस then bright fringes, alternately dark and bright fringes are obtained. This is known as interference pattern on the screen। ठीक है, नाउ ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिस्क्राइब इट। तो सिंपल वे में आपको डायग्राम बना के, डायग्राम इतना सारा ना बनाए, डायग्राम में 2 से 3 आर्क दिखा दो बस। आप यहाँ पे डायग्राम बहुत ज़्यादा देखा है, आप 2 से 3 पॉइंट दिखा दो और शो करते हुए स्क्रीन पे दिखा दो कि सेंट्रल ब्राइट है और इधर साइड में डार्क फ्रिंजेस आ रहे हैं। नाउ अब इसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ, कैलकुलेशन ऑफ फ्रिंज विथ। कैसे जो फ्रिंजेस बनी हैं, मतलब सेंट्रल पॉइंट आपका ब्राइट है, इधर साइड में डार्क है, तो इनका कैलकुलेशन, इनकी थिकनेस कितनी है, इनकी विड्थ कितनी है, वो फ्रिंजेस का हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखो उसके लिए एक डायग्राम, वही उसी तरह का डायग्राम है। यहाँ पे क्या किया हमने, एस को नहीं शो किया है। आप एस भी दिखा सकते हैं कि एस क्या था, एस इज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, और वहाँ से क्या हो रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट होगी, क्रस्ट ड्रॉप के फॉर्म में चलेंगे और व्हेन दे रीचेस टू पॉइंट ए एंड बी,
जैसे ही वो ए और बी पे पहुंचेंगी तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन ए एंड बी बिकम द सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, दी न्यू डिस्टर्बेंस आर नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। और सेकेंडरी वेवलेट्स मीडियम में आगे ट्रैवल करेगी, आगे स्क्रीन रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सुपर पोजिशन होगा। सुपर पोजिशन से आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम होता रहेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम होती रहेगी, कहीं कंस्ट्रक्टिव बनेगा कहीं डिस्ट्रक्टिव बनेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एस नहीं शो किया है, केवल हमने ए और बी से एमिट ले लिए। ए और बी क्या हैं, दीज आर द टू सिलेट सोर्स, यहाँ से वेवलेट एमिट हुई, सेकेंडरी वेवलेट। अब जो सेकेंडरी वेवलेट ए और बी से एमिट होंगी तो मीडियम में क्या हो रहा है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लग रहा है। मतलब एक का क्रश दूसरे क्रश पे पड़ रहा है, एक का ड्रॉप दूसरे के ड्रॉप पे पड़ रहा है, एक का क्रश दूसरे के ड्रॉप पे पड़ रहा है, ऐसे सुपर पोजिशन हो रहा है। तो हमें ये डिस्कस करना है कि स्क्रीन पर मैक्सिमम कहाँ बनेगा, मिनिमम कहाँ बनेगा। अब मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन हमें मालूम है क्या, कि कंडीशन ने फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के टर्म में पड़ी है। पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, यदि मैक्सिमम पॉइंट है तो पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमा है तो क्या पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, 2n-1 इंटू लैम्डा, या 2n+1 लैम्डा भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा एन की वैल्यू पे, एन वैल्यूज फ्रॉम 0 1 2 3 या 1 2 3। तो हमें क्या करना है कि ए और बी से जो सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट हुई हैं, हम एक काम करते हैं, पॉइंट पी ले लेते हैं स्क्रीन पे, और इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वेदर दिस पॉइंट पी विल बी द पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब ये पॉइंट आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा या मिनिमम इंटेंसिटी का होगा। तो ए और बी से जो सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट हो रही है वो पी पॉइंट पे पहुंची। तो फर्स्ट हमारा काम क्या होगा कि जो ए और बी से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट हुई है पी पॉइंट तक पहुंची है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, वो पाथ डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लो। तो देखो पाथ डिफरेंस का मतलब लेंथ का डिफरेंस देख लो, ए से जो वेवलेट पी तक पहुंची है कितना ट्रैवल कर रही है, पी ए डिस्टेंस, और बी से जो पी तक पहुंच रही है वो कितना ट्रैवल कर रही है, बी पी डिस्टेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, क्लियर है, बी पी माइनस ए पी। पाथ डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट्स emitted फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी रीचिंग टू पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन विल बी कितना होगा, पी बी माइनस पी ए। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पी बी माइनस पी ए, और इसकी वैल्यू हमें देखनी कितनी होगी। अब एजम्पन्स ले लिए, क्या लिया, ए और बी जो है ना, ये स्लिट के बीच का सेपरेशन ले लिया स्मॉल डी, और जो स्लिट है यहाँ से कैपिटल डी डिस्टेंस एक ले लिया स्क्रीन का, और सेंट्रल पॉइंट जो आपका था सी पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट पे हमें मालूम है क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट इज ऑलवेज ब्राइट। सेंट्रल पॉइंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस मान लिया एक्स, सेंट्रल पॉइंट सी से पॉइंट पी का डिस्टेंस मान लिया यहाँ पे एक्स। ठीक है, ये एजम्पन्स कर लिया। देखिए आगे, ओ इज द सेंटर ऑफ डिस्टेंस डी बिटवीन द स्लिट ए एंड बी। डी क्या है, स्लिट ए और बी के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, ये जस्ट थ्योरी है, वो ड्रॉ ए बी एफ एंड ओ सी परपेंडिकुलर टू के एन। देखो पिछला वाला डायग्राम देखते हैं, यहाँ क्या किया है, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए एम किसके ऊपर, पी वी के ऊपर। क्यों किया, देखो ध्यान से समझे, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ए एम, वो किसके ऊपर किया है, बी पी के ऊपर, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि ये एंगल 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, कौन सा, ए एम इज परपेंडिकुलर टू पी एम। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। और क्या किया है हमने, यहाँ थीटा एंगल एज्यूम कर लिया। कौन सा एंगल एज्यूम कर लिया, जो ओ पॉइंट से, हाँ, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ए एम, किस पे ड्रॉ किया है, ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी पी, एंड ऑल्सो ड्रॉ ए ई ओ सी एंड बी एफ, दीज आर ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन के एन। स्क्रीन पे ये परपेंडिकुलर बना दिए, कौन से, डॉटेड लाइन में ए ई ओ सी और बी एफ, ये परपेंडिकुलर हो गए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन पी ओ सी, लेट एंगल पी ओ सी इज इक्वल्स टू थीटा। पी ओ सी को थीटा लेंगे तो देखो ये अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा यहाँ रहेगा, क्योंकि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ये एंगल्स होते हैं बहुत छोटे हैं, कैपिटल डी बहुत छोटा होता है, स्मॉल डी बहुत छोटा होता है, मतलब मिलीमीटर केवल के एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में होगा। तो जो हमने लिया है ना एंगल, ये पी ओ सी को थीटा माना है। इसी तरह ऊपर वाली जो एंगल देखेंगे पी ए ई, एंगल पी ए ई अप्रॉक्सीमेटली ये भी थीटा के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा। एंगल कौन सा, पी ए ई, ज्योमेट्री से ये थीटा हो गया। अब देखेंगे ये जो हमने ए एम बनाया ना, ए एम यहाँ से कट क्यों, ए एम परपेंडिकुलर डाला तो बी एम जो वैल्यू कट की है ना, मतलब ए पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू पी एम। यहाँ पे ये हमारी कंडीशन है, ए एम जो है वो पी एम के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। जो मेन जो टारगेट था क्या, पाथ डिफरेंस निकालना था किसके बीच में, ए पी
और बीपी के बीच, मतलब ए से जो वेवलेट एमिट हुई थी और बी से जो वेवलेट एमिट हुई थी, इनके बीच में पाथ डिफरेंस की बात करनी थी। तो पाथ डिफरेंस का मतलब कितना हो गया, बी एम। कैसे, हमने बीपी में से एपी को माइनस कर दिया, जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, बीएम के बराबर। मतलब बीएम जब हटा दें तो हम ये कह सकते हैं कि एम एपी जो होगा ना अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एमपी। एपी जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एमपी। बात को समझे ध्यान से, एपी और एमपी जब इक्वल हो गया तो उनके बीच में पाथ तो वो इक्वल हो गए, तो फिर दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, बीएम जो हो गया वो अप्रॉक्सीमेटली पाथ डिफरेंस हो गया किसके बीच में, बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट्स एमिटेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड एमिटेड फ्रॉम पॉइंट बी रीचिंग टू पॉइंट पी। ठीक है, ये बीएम पाथ डिफरेंस हो गया। अब देखें यहाँ पे जो एंगल की बात की हमने, एंगल पी ओ सी थीटा लिया है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम कहेंगे एंगल पी ए ई भी थीटा होगा, ये भी थीटा हो गया। अब देखें ध्यान से, कौन सा ये एंगल, कौन सा पी ए पॉइंट की ज्योमेट्री की बात करते हैं, पी ए एम अप्रॉक्सीमेट हम ये बात करेंगे, पी ए एम जो है वो एंगल अप्रॉक्सीमेट 90। ठीक है, और ऊपर वाला जो एंगल छोटा बना है कौन सा, पी ए ई, कितना लिया है, थीटा। तो एंगल कौन सा, ई ए एम, एंगल ई ए एम, या बोले इसी को एंगल एम ए ई, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अप्रोक्सीमेशन चल रहा है क्योंकि ये सारी डिस्टेंसेस बहुत छोटी होती है, एंगल्स बहुत छोटे होते हैं। हमने कौन सा एंगल निकाला, ई ए एम हो गया 90 माइनस थीटा। और एक और चीज़ देखें, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई कितना है, 90 डिग्री। एंगल बी ए ई कितना है, 90 डिग्री। और ऊपर एंगल अभी हमने बताया कौन सा, एंगल एम ए ई कितना है, 90 माइनस थीटा। तो फिर इससे एंगल हमारा ये निकल आएगा बी ए एम, कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा ज्योमेट्री से। मतलब एंगल बी ए एम कितना आ जाएगा, थीटा। तो ज्योमेट्री जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा, एंगल पी ओ सी थीटा है, तो हमारा एंगल बी ए एम भी थीटा हो गया। ये ध्यान रखना है, अप्रॉक्सीमेशन है कि सारी डिस्टेंसेस क्या होती हैं, दे आर वेरी स्मॉल, एंगल्स क्या होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। तो अप्रॉक्सीमेटली एंगल पी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए एम थीटा। और इन ट्रायंगल बी ए एम हम बात करें तो साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा निकालें या टेन थीटा निकालें। तो देखो थीटा जब स्मॉल है तो हमें मालूम है साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर, और टेन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, when theta is very small then sin theta is approximately equals to theta is approximately equals to tan theta। तो हम tan थीटा यहाँ पे निकालना चाहें तो कितना होगा, देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी बाई बी। और साइन थीटा निकाल लें, साइन थीटा यहाँ कितना होगा, निकालो जरा, साइन थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे पी बाई एच, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए एम बी में। इन ट्रायंगल ए एम बी में साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। पी कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर कितना है, बी एम, और एच कितना है यहाँ पे, ए बी। एच का वैल्यू कितना हो गया, डी। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी बी एम अपॉन डी। तो बी एम की वैल्यू निकल आएगी डी साइन थीटा। देखो जरा आगे ध्यान से देखते हैं, ये ज्योमेट्री हमने लगा दी यहाँ पे, ज्योमेट्री जो मैंने समझाया वो सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। पाथ डिफरेंस कितना आया था, पाथ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरिंग वेव्स गिवन बाय बी पी माइनस ए पी। ठीक है, और ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है, अभी बताया हमने, बी एम के इक्वल। और बी एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल में हम साइन थीटा अप्लाई कर दें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन बी एम अपॉन हाइपोटेनस, और वो कितना है, डी। तो बी एम अपॉन डी, तो बी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी साइन थीटा। मतलब पाथ डिफरेंस जो था वो था बी पी इक्वल्स बी पी माइनस ए पी, और बी पी माइनस ए पी किसके बराबर है, बी एम के बराबर, और ये कितनी वैल्यू हुई, डी साइन थीटा। ऑल्सो हमने बोला कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, थीटा टेन थीटा के बराबर होगा। तो टेन थीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, कहाँ से, टेन थीटा उसी ट्रायंगल में निकाल लें। मतलब जो पाथ डिफरेंस है वो किसकी इक्वल है, पाथ डिफरेंस बी एम की इक्वल है, और बी एम की वैल्यू कितनी है, डी साइन थीटा। और हमने बोला कि थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हो, साइन थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हो। तो डी साइन थीटा को क्या लिख दिया, डी टेन थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो किस में, देखो पीछे वाले ट्रायंगल को देखें, टेन थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे इन ट्रायंगल पी ओ सी में। इन ट्रायंगल पी ओ सी में टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया पी सी और बेस हो गया ओ सी। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन डी। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन डी। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू रख दी एक्स अपॉन कैपिटल डी। तो आपका पार्ट डिफरेंस निकला है कितना, बी एम इक्वल्स टू डी टेन थीटा, और डी टेन थीटा की वैल्यू निकली डी एक्स अपॉन डी। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस आया किसके बीच में, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग टू पॉइंट पी। अब ये पाथ डिफरेंस की कंडीशन लगाते हैं कौन सी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है हमने पढ़ी है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव मस्ट बी एन लैम्डा वेयर एन वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3। और पाथ डिफरेंस अभी हमने कितना निकाला है, डी एक्स अपॉन कैपिटल डी। तो यदि वो पॉइंट पी जो हमने लिया है स्क्रीन पर वो कंस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, तो दिस पाथ डिफरेंस मस्ट बी एन लैम्डा। तो डी एक्स अपॉन डी को एन लैम्डा की इक्वल कर दो, यहाँ से आपको एक्स मिल जाएगा, एक्स कितना मिल जाएगा, एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। एक्स मिल गया, एक्स क्या मिला, एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। देखो ये एन क्या है, एन वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3। हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स में एक सफिक्स एक्स एन कर दिया। एक्स एन क्यों किया है इसको ध्यान से समझेंगे। एक्स एन कर दिया इसलिए क्योंकि एक्स है क्या, एक्स जो डायग्राम देखे ध्यान से, पीछे जो डायग्राम लिया था, एक्स लिया था हमने डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सी। देखो एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, मतलब पॉइंट पी कौन सा है जहां हम एनालिसिस कर रहे हैं कि पॉइंट पी मैक्सिमम होगा या मिनिमम इंटेंसिटी होगी। सी क्या है, सेंट्रल पॉइंट है स्क्रीन पे जहाँ पे ब्राइट मिलेगी। तो एक तरीके से हम एक्स को क्या बोल सकते हैं, एक्स को बोल सकते हैं एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम इंटरफेरेंस। मैक्सिमम का मतलब ब्राइट फ्रिंज कहाँ से, सेंट्रल पॉइंट से। तो इन जनरल जो फार्मूला आ गया एक्स एन इज इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन डी, और ये फार्मूला आप लर्न रख लें क्योंकि न्यूमेरिकल इस पर लगेंगे। यदि एन की जगह हम जीरो रख दें तो एक्स जीरो क्या होगा, जीरो। जीरो का मतलब ये हो गया कि ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस आ गया सेंटर से, तो जीरो होगा क्योंकि सेंट्रल पॉइंट इज इटसेल्फ ए ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल पॉइंट तो इटसेल्फ है ब्राइट फ्रिंज, तो एक्स जीरो इज जीरो का मतलब ये हुआ सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस, तो वो तो जीरो ही है, यानी वो ब्राइट फ्रिंज है। वन रखेंगे तो एक्स वन कितना रहेगा, एक्स वन रहेगा डी लेमडा अपॉन डी, क्योंकि एन की वैल्यू वन। तो एक्स वन का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट। बात को समझे ध्यान से, एक्स वन क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ओ। एन की जगह टू रख दो तो एक्स टू की वैल्यू कितनी आएगी, टू डी लैम्डा अपॉन डी। तो एक्स टू की वैल्यू टू डी लैम्डा अपॉन डी क्या होगी, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ओ, सेंट्रल पॉइंट सी। सेंट्रल पॉइंट से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मिल गया, सेंट्रल पॉइंट से सेकंड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मिल गया, सेंट्रल पॉइंट से थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो इस तरह से हम सेंट्रल पॉइंट से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस, सेकंड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस, थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब मान लो न्यूमेरिकल किस तरह से दे सकते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू, या ऐसे बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द फोर्थ एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इज दिस। तो फोर्थ एंड फिफ्थ ब्राइट बोला ना, तो हमें एक्स एन का फॉर्मूला मालूम है जी, यहाँ से एक्स फोर निकाल लो और यहाँ से आप एक्स फाइव निकाल लो। एक्स फोर कितना हो जाएगा, फोर डी लैम्डा अपॉन डी, एक्स फाइव कितना हो जाएगा, फाइव डी लैम्डा अपॉन डी। डिफरेंस कर दो वो निकल आएगा डिस्टेंस, जो वैल्यू दी हो जैसा भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली। तो दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स एन इज इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन डी। ये क्या हुआ, ये फार्मूला क्या दे रहा है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट, स्क्रीन से सेंट्रल पॉइंट का डिस्टेंस हो गया ब्राइट फ्रिंज का। और फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला जो होता है ना, फ्रिंज विड्थ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस या डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। ये फ्रिंज विड्थ का फार्मूला हम जब बात करेंगे तो सेपरेशन मतलब किसके बीच में, दो डार्क फ्रिंज की बात करें या दो ब्राइट फ्रिंज की बात करें। अब देखो यहाँ पे हम फ्रिंज विड्थ निकालना चाह रहे हैं, यहाँ लिखा क्या है, कंडीशन ऊपर चलिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यह हम बात कर रहे हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। आपको ध्यान समझना है, कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। देखो ये डार्क क्यों बोला, इसको समझते हैं एक बार। यहाँ डार्क क्यों बोला गया है इसको देख लें एक बार, पेन ले लेते हैं। देखिए आप ये पॉइंट आपका, ये स्क्रीन सेंट्रल पॉइंट मतलब सेंट्रल लाइन हो गई, ठीक है। ये आपको ये एक स्क्रीन बना दी हमने, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया। यहाँ से इस पॉइंट पे मान लो डिस्टेंस है ये सेंट्रल पॉइंट सी, ठीक है। ये वाला पहला आपको ब्राइट मिला यहाँ पे, फर्स्ट ब्राइट एक्स वन वन रख देंगे तो एन डी लैम्डा अपॉन डी। ये मिला आपको सेकेंड ब्राइट, और यहाँ मान लो ये मिला थर्ड ब्राइट। ये फर्स्ट ब्राइट हो गया, ये सेकंड ब्राइट हो गया, ये थर्ड ब्राइट हो गया। तो इनके बीच में क्या है, इसका मतलब ये है ना आपका, इधर कहीं जैसे मान लो ये कुछ थिकनेस होगी ना, ऐसे थिकनेस, ये ब्राइट की थिकनेस हुई, फिर ये क्या बनेगा, यहाँ ब्राइट मिलेगा इतना कुछ मिलेगा, फिर यहाँ ब्राइट ऐसे बनेगा। इसका मतलब क्या, बीच में ये डार्क हो गया ना, फिर ये पार्ट क्या वही डार्क होगा, या यहाँ ये क्या वही डार्क हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो हमें फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस मान लो, मैं फर्स्ट ब्राइट कौन सा हो गया, ये हो गया। सेकंड ब्राइट का डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये हो गया। तो सेकंड ब्राइट के डिस्टेंस में से फर्स्ट ब्राइट के डिस्टेंस को माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी ना। और इन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगी ना।
इन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, बीच में क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ क्या निकालना है, डार्क फ्रिंज का विड्थ कितना होगा। तो कैसे निकलेगा, डार्क फ्रिंज का विड्थ निकालेंगे, जैसे सेकंड ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस में से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस माइनस कर दो, या थर्ड वाली ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस में से सेकंड ब्राइट के फ्रिंज को माइनस कर दो, या ऐसा बोले एनथ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस में से एन माइनस वन ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस को माइनस कर दो। तो वही किया है कि फ्रिंज विड्थ कितना हुआ, फ्रिंज विड्थ और डार्क फ्रिंज हो गया एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, या एक्स एन माइनस वन भी कर सकते हो। देखो सिंपली क्या करें, एक्स एन माइनस वन कर दो, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन कर दोगे, आप वैल्यू रख देंगे डी लेमडा अपॉन डी, एन की जगह एन प्लस वन रख दिया और डिफरेंस किया तो सॉल्व करेंगे डी लेमडा अपॉन डी। ये क्या निकल आएगा, फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज कितना निकला है, डिनोट करते हैं बीटा से, और इसका फॉर्मूला आ गया डी लेमडा अपॉन डी। ना सेम कंडीशन हम ऐसा भी कर सकते थे, डार्क फ्रिंज के लिए बात करें, चलो इसके लिए हम आगे बात कर लें किसकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस कितना है, देखो 2n माइनस वन लेमडा बाई टू एन वेरीज फ्रॉम 1 to 3। देखो ये बात हम पहले भी समझा चुके हैं, पाथ डिफरेंस को 2n प्लस वन लेमडा बाई टू ले सकते हो। 2n प्लस वन लेमडा बाई टू लोगे तो n स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, और पार्ट डिफरेंस 2n माइनस वन लेमडा बाई टू लोगे देन n स्टार्ट 1 2 3। तो यहाँ पर हमने 2n माइनस वन लेमडा बाई टू लिया, n कहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 से, और अभी पीछे निकाला था पार्ट डिफरेंस कितना था, डी एक्स अपॉन डी, तो दोनों को इक्वल कर दो, 2n माइनस वन लेमडा बाई टू इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स एन की वैल्यू निकल आई 2n माइनस वन डी लेमडा अपॉन टू डी। यहाँ एक्स एन क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ एक्स एन डिनोट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस, एक्स एन एनथ का निकला है ना, एक्स एन इज द डिस्टेंस ऑफ एनथ डार्क फ्रिंज, कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट। यदि हम इसकी जगह देखो n कहाँ से, 1 से, n की जगह 1 रख दो तो क्या निकल आएगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज का वैल्यू निकल आएगा, डिस्टेंस कहाँ से, सेंट्रल पॉइंट से। n की जगह 2 रख दो तो क्या निकल आएगा, सेकंड डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकल आएगा सेंट्रल पॉइंट से। तो थर्ड रख दोगे तो थर्ड का निकल आएगा। तो कोई भी दो का डिफरेंस कर दोगे तो वो क्या निकल आएगी, ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस। ध्यान रखना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो फ्रिंज विड्थ निकलेगी किसकी, ब्राइट फ्रिंज की, और कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं तो फ्रिंज विड्थ किसकी निकलेगी, डार्क फ्रिंज की। तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे, दो का डिफरेंस कर दो, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, सॉल्व करोगे तो आपका कितना वैल्यू आएगा, डी लेमडा अपॉन डी। तो देख रहे हैं पिछले वाले में भी सेम फार्मूला है, तो इन जनरल एक नोट कर लेंगे कि फ्रिंज विड्थ चाहे हम डार्क फ्रिंज की बात करें चाहे हम ब्राइट फ्रिंज की बात करें वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इज गिवन बाय डी लेमडा अपॉन डी। अब देखो यहाँ पे एक बात को समझे ध्यान से, हमने क्या बोला, ये बात को समझ लो अच्छे से क्योंकि न्यूमेरिकल इस पॉइंट से बनेगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्या देखो यहाँ फिर से हम बात करें कि जैसे ये पॉइंट हो गया आपका सेंट्रल पॉइंट सी, ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट से पहले क्या मिलता है, सेंट्रल पॉइंट इज ऑलवेज ब्राइट, यहाँ मिलेगा आपको डार्क, यहाँ मिलेगा डार्क, फिर क्या मिलेगा, यहाँ ब्राइट मिलेगा, फिर यहाँ क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, ऐसे नीचे आएगा। सेंट्रल पॉइंट ब्राइट है, फिर मिलेगा आपको नीचे डार्क, फिर मिलेगा ब्राइट, फिर मिलेगा डार्क, फिर मिलेगा ब्राइट, मतलब डार्क ब्राइट मिलते जाएंगे। दो डार्क का कॉन्जिक्यूटिव डार्क की डिस्टेंस को डिफरेंस करोगे तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकल आएगी, है ना। जैसे मान लो सपोज करो ये वाली फर्स्ट डार्क है, ये वाली फर्स्ट डार्क है, ये मान लो इसकी थिकनेस हमने इतनी ले ली, थोड़ी बढ़ा देते हैं, ये फर्स्ट डार्क हो गई, ठीक है, ये फर्स्ट डार्क। अब सेकंड डार्क मान लो ये है आपकी, सेकंड डार्क वाली वैल्यू ये है आपकी सेकंड डार्क, तो बीच में ब्राइट होगी, इसका मतलब यहाँ से ये फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस निकाल लो आप, और फिर ये कितनी हो जाएगी, ये सेकंड डार्क की डिस्टेंस हो गई, इस फॉर्मूले में रख देंगे एक्स एन मेले में, और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो बीच में जो बनेगी वो क्या बनेगी, ये ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकल आएगी, ठीक है। तो दो डार्क फ्रिंजेस कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज का सेपरेशन निकालोगे तो वो निकल आएगा ब्राइट फ्रिंज का थिकनेस विड्थ, या दो ब्राइट फ्रिंजेस का डिफरेंस निकालोगे डिस्टेंस का तो वो निकल आएगा डार्क फ्रिंज का विड्थ। तो यहाँ से देख रहे हैं फाइनली फ्रिंज विड्थ ऑफ द ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज गिवन बाय डी लेमडा अपॉन डी। और किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो फ्रिंज पे डिपेंड कर रहा है डी, क्या है, डी इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, और स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, और लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में किस पे बनते हैं, इस पे भी बन जाते हैं कि इफ़ सेपरेशन बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट सोर्स इज इंक्रीज, मतलब कैपिटल डी को इंक्रीज करोगे देन व्हाट विल हैपन, कैपिटल डी इंक्रीज करोगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा। या ऐसा बोल देंगे कि स्मॉल डी की वैल्यू को डिक्रीज कर दो, स्मॉल डी क्या होता है, S1 S2 जो सोर्सेज उनके बीच का सेपरेशन, यदि स्मॉल डी को डिक्रीज करोगे
तो भी फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक लिमिट ध्यान रखना, ऐसा नहीं है हम बढ़ाते जाएं, कैपिटल डी को सपोज करो हम बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएं, कैपिटल डी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएं या स्मॉल डी को बहुत कम करते जाएं, तो फ्रिंज विड्थ क्या इनफाइनाइट हो जाएगी? नो, ऐसा नहीं करना। फ्रिंज विड्थ डी को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि डी को जब ज़्यादा बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, फिर तो उस समय फिर इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं आएगा, फिर इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। पता चलेगा कि पूरी की पूरी स्क्रीन जो होगी कोई एक ही फ्रिंज कवर कर लेगी। मतलब सिंपली हम क्या कहेंगे उस समय, जनरल इल्यूमिनेशन विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, नो इंटरफ्रेंस पैटर्न विल बी देयर। मतलब कैपिटल डी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना है और ना ही स्मॉल डी को बहुत कम डिक्रीज करना है, ऐसा नहीं करना है, एक लिमिट के अंदर। अदरवाइज क्या होगा, नो इंटरफ्रेंस पैटर्न विल बी देयर, ओनली जनरल इल्यूमिनेशन इज देयर। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मान लो मोनोक्रोमेटिक सोर्स हमने लिया था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो स्टार्टिंग में बात की थी, ऐसे जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, सपोज वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स हम नहीं कंसीडर करते हैं, पॉलीक्रोमेटिक ले लो। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होगा मल्टी वेवलेंथ, बहुत सारी वेवलेंथ, यानी रेड हुआ, ब्लू हुआ, वायलेट हुआ। यदि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द पॉलीक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, देन व्हाट विल हैपन? तब फिर वही बात आएगी कि इंटरफेरेंस पैटर्न विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, ओनली जनरल इल्यूमिनेशन इज देयर। मीनिंग क्या हो, क्यों भाई? देखो, जब पॉलीक्रोमेटिक सोर्स लगा देंगे तो बहुत सारे कलर हो गए, और बहुत सारे कलर हो गए तो वेवलेंथ भी बहुत सारी हो गई। मतलब ईच कलर विल प्रोड्यूस इट्स ओन इंटरफेरेंस। भाई लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है ना, रेड भी है वहाँ पे, ब्लू भी है वहाँ पे, वॉयलेट भी है, येलो भी है, अलग अलग कलर है, तो डिफरेंट कलर विल ऑल्सो प्रोड्यूस इट्स ओन इंटरफेरेंस। सारे कलर अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे। भाई येलो वाला अलग बनाएगा, रेड वाला अलग बनाएगा, मतलब उसमें ब्राइट डार्क आएंगे। तो जब इस तरह से आपकी डिफरेंट कलर विल प्रोड्यूस इट्स ऑन इंटरफेरेंस, तो क्या होगा, सारे के सारे ओवरलैप हो जाएंगे, और जब ओवरलैपिंग होगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न विल नॉट बी ऑब्टेन, ओनली जनरल इल्यूमिनेशन इज देयर। उस समय भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। कई केसेस आते हैं कि वेवलेंथ को कम कर दें, क्या होगा कि मतलब पूरा सिस्टम जो है ना, उस एपरेटस को हम वाटर में डिप कर दें, देन व्हाट विल हैपन। तो इस तरह क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि वाटर में डिप करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, यानी उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रिंज विड्थ पर अफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, आप थोड़े से डिस्कस करें, इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।